हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रायन है और ये मेरे साथ हुई एक छोटी सी घटना है। लगभग सुबह के 4:30 बज रहे थे और मैंने अपनी खिड़की से देखा तो मुझे यूं लगा कि एक हिरन जैसे मेरे खिड़की के सामने खड़ा हो, क्योंकि वो जो भी था उसके सींग जैसे नजर आ रहे थे। ये नजारा देखते ही मैं बिल्कुल घबरा गया, क्योंकि पहली बात ये कि मेरी खिड़की जमीन से करीब 8 फीट ऊपर है, तो कोई भी हिरन हो इतना लंबा तो नहीं हो सकता कि मेरी खिड़की से दिखाई दे। और दूसरी बात ये कि मैं जहाँ रहता हूँ वहां पे कोई जंगल भी नहीं है कि ऐसा कोई जानवर वहां पे आए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सर पे चद्दर ओढ़ के चुपचाप लेटा था। मुझे बाहर से कुछ आवाजें भी आ रही थी, जैसे कुछ गुर्रा रहा हो। मैं अपने आप को बस ये समझा रहा था कि ये सब मेरे मन का वहम है और बाहर जो भी मैंने देखा वो बस पेड़ की टहनियां ही होंगी और कुछ नहीं। चद्दर के नीचे अपने आप को ये समझाते हुए मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। अगले दिन सुबह जब मैं उठा और अपनी खिड़की के पास गया तो मैंने देखा मेरी खिड़की पे मिट्टी के निशान थे, ऐसे कि जैसे कोई रात को मेरी खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने जब ये बात अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने कहा कि मेरा छोटा भाई भी कुछ दिनों से ऐसी किसी चीज को देखे जाने की बात कर रहा है। अगले दिन हमारे घर एक प्रीस्ट आते हैं चर्च से और वो हमारे घर पे एक ब्लेसिंग करते हैं। उसके बाद जब मैंने इसके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ा और इंटरनेट पे ढूंढा तो मुझे पता चला कि ये जो भी था शायद एक वेंडिगो हो सकता है। अब हम लोग रात में हर खिड़की और हर दरवाजे को बंद करके सोते हैं और उस ब्लेसिंग के बाद तो मुझे या फिर मेरे भाई को ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ब्रायन ने उस रात जिस चीज को देखा क्या वो एक वेंडिगो ही था या फिर कुछ और? क्योंकि ये भी हो सकता है कि उस रात उसको बस वहम हुआ हो और उसने शायद पेड़ की टहनियां ही देखी हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। आइए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। मेरा नाम सैम है और मैं शहर से दूर एक छोटे से टाउन में रहता हूँ। मैं आपको अपने टाउन का नाम तो नहीं बता सकता, मगर जो लोग न्यूज़पेपर और न्यूज़ देखते हैं वो समझ जरूर जाएंगे कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। मेरे घर के पीछे जंगल है, पर आप यूं समझे कि जंगल और मेरे घर के बीच में थोड़ी सी जमीन है। उसे आप हमारा बैकयार्ड या बगीचा भी कह सकते हैं। मैं अपने घर के टॉप फ्लोर के एक कमरे में सोता हूँ और मेरा पालतू कुत्ता भी मेरे साथ ही रात में सोता है। एक रात बहुत अजीब बात हो रही थी। मेरा कुत्ता सारी रात भौंक रहा था और अपने दांतों को खिसिया रहा था। आमतौर से वो ये नहीं करता और बस ऐसा तभी करता है जब कुछ तो गड़बड़ हो। मुझे इतनी आवाज आ रही थी कि अब मैं परेशान होके उठ गया और मैं देखता हूँ वो खिड़की की तरफ ही देख के भौंक और खिसिया रहा था। मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार देख लूं कि क्या है। शायद कोई जानवर ही हो जिसकी गंध मेरे कुत्ते को आई और वो इसीलिए भौंक रहा है। मैंने जैसे ही नीचे देखा तो मेरे तो जैसे होश उड़ गए। मैंने देखा कि एक 8 फुट का जानवर मेरे घर के सामने वाली सड़क पे ही चल रहा था। उसके सींग थे जैसे कोई बारहसिंगा हो और उसके 2 पतले पतले हाथ थे जो लगभग जमीन तक लटक रहे थे। मैं तब तक चुपचाप उस चीज को देखता रहा जब तक वो मेरे घर के सामने वाली सड़क से चला नहीं गया। मुझे तो यकीन हो गया था कि ये जानवर जो भी था ये हमारे पीछे वाले जंगल से ही आया होगा। अगले दिन जब मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा मैं पहला इंसान नहीं हूँ इस टाउन में जिसने ये देखे जाने की बात की है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि उन्हें ऐसे कुछ जानवर पिछले कुछ दिनों में दिखे हैं।
ये खबरें न्यूज में भी आई, पर हर सनसनीखेज खबर की तरह कुछ दिनों बाद ठंडी पड़ गई। आज इस बात को 3 साल हो गए हैं और उसके बाद किसी ने भी ऐसा कुछ देखे जाने की बात नहीं की है। न्यूज और मीडिया ने इसे वेंडिगो का नाम दिया था। फिर इंटरनेट पे जब मैंने वेंडिगो की तस्वीर देखी तो मुझे यकीन हो गया कि उस रात मैंने जो देखा था वो एक वेंडिगो ही था। आइए सुनते हैं आज की तीसरी कहानी। मेरा नाम होजे है और ये मेरे दोस्त की कहानी है। मेरे दोस्त का नाम है वेन और उसके पास एक बहुत बड़ी जमीन है, लगभग 60 एकड़ की। उस जमीन का 90% हिस्सा जंगल है और 10% में उसका घर है और एक खलिहान है। वेन मुझे हमेशा ही कहता है कि उन जंगलों में कुछ तो है। ये जमीन वेन ने लगभग 3 साल पहले खरीदी और उसे ये जमीन जिसने बेची उसने बहुत सस्ते दामों में बेची थी। वेन ने ये तक कहा कि उसके बाद कभी भी वो पहले जमीन के मालिक से बात नहीं कर पाया क्योंकि उनका फोन हमेशा ही अनरीचेबल आता है और वो कहाँ रहते हैं ये किसी को भी पता नहीं। कभी कभी फार्म के जानवर अचानक ही रात में बहुत ज्यादा शोर करना शुरू कर देते हैं। उसके फार्म के जितने भी जानवर हैं अचानक एक साथ रात में शोर करना शुरू कर देते हैं। ये कब होता है उसका कोई समय तो नहीं है, पर हाँ अंधेरा होने के बाद ही होता है। मैं भी वेन के साथ कई बार इन जंगलों में गया हूँ कुछ फल या सब्जियां निकालने के लिए। जब हम अपने साथ शिकारी कुत्ते भी ले जाते हैं तो वो जंगलों के कुछ इलाकों में जाने से बिल्कुल घबराते हैं और उल्टे पैर भाग के वापस आ जाते हैं। याद रहे, मैं शिकारी कुत्तों की बात कर रहा हूँ जो कि शेर से भी भिड़ने से नहीं डरते। तो ऐसा क्या है इस जंगल में जिसे देख के ये कुत्ते इतना डर रहे हैं? वेन ने कई बार ये देखा है कि जंगलों से कुछ बाहर आ रहा है, पर यह समझ नहीं आता क्या वह कोई जंगली जानवर है या फिर कुछ और। बात यह है कि क्योंकि ये जंगल का इलाका है और वहां पे बहुत सारे जानवर होते हैं तो ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कब हमें क्या दिखा, और वो भी अंधेरे में। एक बार वेन को काम से 2 दिनों के लिए बाहर जाना था तो मैंने उसके घर पे रह के जानवरों की देखभाल करने के लिए हाँ बोला। शाम का वक्त था और मैं बाहर बैठा था। मुझे घर के अंदर से मेरे बेटे की आवाज आई। पहले तो मैंने नजरअंदाज कर दिया, फिर दोबारा मुझे वो आवाज आई। मैंने सोचा ये तो नामुमकिन है क्योंकि वो तो मेरे घर पे है, मेरी बीवी के साथ, जो कि करीब यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। उसी रात लगभग 10 बजे अचानक सारे कुत्ते और मुर्गियां बहुत ज्यादा शोर करने लगे। मैंने ये होते हुए देखा तो है, मगर आज बहुत ज्यादा ही शोर कर रहे थे और सारे घोड़े भी जैसे पागल हुए जा रहे थे। कुछ देर में सब कुछ शांत हो गया और मैं सोने चला गया। अगले दिन सुबह जब मैं फार्म में गया तो देखा कि कुछ मुर्गियां मरी हुई पड़ी है, ऐसे जैसे किसी ने उन मुर्गियों को खा के फेंका हो। ये पहली बार हुआ था और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मैंने वेन को कॉल करके बताया और वो शाम तक वापस आ जाता है। मेरे दोस्त की ये जमीन नेटिव अमेरिकन लैंड पे बनी हुई थी, तो हमें किसी ने ये सुझाया कि हम किसी नेटिव अमेरिकन मेडिसिन मैन को बुलाएं और उन्हें इस जमीन के बारे में कुछ बताने को कहे। हमने एक मेडिसिन मैन से संपर्क किया और उन्हें एक दिन वेन की जमीन पे बुलाया गया। मेडिसिन मैन ने आके कुछ ब्लेसिंग्स की पूरे जमीन पे। हमने उन्हें कुछ नहीं बताया था, पर वो चलते हुए जंगल के उसी हिस्से में गए जहां से शिकारी कुत्ते हमेशा भाग के वापस आ जाते हैं। उन्होंने वहां जाके भी
कुछ मंत्र पढ़े और पूरा दिन यूं ही निकल गया उनके साथ। शाम को हम सब जब वापस वेन के घर में जाके बैठे तो उन्होंने हमें बताया कि ये सारी जमीन श्रापित है और यहाँ पे एक वेंडिगो का साया है। उन्होंने हमें बताया कि अगले 7 दिनों तक अगर कोई घटना नहीं होती तब तो ठीक है और उनकी ब्लेसिंग काम कर गई। अगर कुछ भी होता है अगले 7 दिनों में तो हमें ये घर तुरंत छोड़ देना होगा, क्योंकि उसका मतलब ये है कि उस वेंडिगो को पता चल गया है कि वेन ने यहाँ पे एक मेडिसिन मैन को बुला के उसे हटाने की कोशिश की है और अब वो वेंडिगो वेन के पीछे और उसकी जान के पीछे भी पड़ सकता है। आज उस बात को 4 दिन हो चुके हैं और सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ऐसा ही रहे और वेन को अपनी जमीन से हाथ ना धोना पड़े। अगर आगे के 3 दिनों में कुछ भी ऐसा होता है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर बांटूंगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सच में एक वेंडिगो ही होगा? क्या वेन पे कोई हमला होगा या फिर वेन अपनी जमीन रख पाएगा और वहां खुशी खुशी रह पाएगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है क्या होने वाला है। आइए सुनते हैं आज की चौथी कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम थॉमस है। ये मेरी कहानी है तब की जब मैं एक छोटा लड़का था। हमारा घर एक बहुत बड़े फार्म जैसे इलाके में है। हमारे पास करीब 80 एकड़ की जमीन है। ये जगह चारों तरफ जंगलों और नदियों से घिरी हुई है और सच कहूँ तो प्रकृति की गोद में शायद इससे सुंदर जगह नहीं हो रहने के लिए। मगर बचपन में मैं हमेशा अपने घर वालों से लड़ता रहता और माँ के साथ मेरा जब भी झगड़ा होता मैं घर छोड़ के चला जाता, मगर शाम या रात तक वापस जरूर आ जाता था। एक रात मेरी माँ और मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और मैं घर से निकल गया। मेरी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैं रात में निकला। मैं भाग के पास वाली नदी के वहां जाके बैठ जाता हूँ। ये नदी हमारे घर से करीब 1 किलोमीटर दूर थी। मैं वहां बैठ के लंबी सांसें लेने लगा ताकि मैं अपने गुस्से को शांत कर सकूं। जब मैं जरा शांत हुआ तो मुझे कुछ सुनाई दिया। मैंने सुना मेरी तरह ही एक और लंबी सांसों की आवाज आ रही थी। मैं घबरा के अचानक पीछे देखता हूं तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है सिवाय जंगल के। जब मेरे पापा जिंदा थे और वो मुझे बताते थे कि कैसे ये सारा इलाका नवाजो ट्राइब का था और यहाँ पे वेंडिगोज भी पाए जाते हैं, मैं मगर ये सोचता था कि पापा मुझे ये बताते इसलिए है ताकि मैं बाहर ना जाऊं और जंगल में जाके गुम ना हो जाऊं। जैसे ही मुझे वो सांसों की आवाज आई तो मुझे वो सारी कहानियां याद आ गई। मैंने देखा कि मेरे पास से ही नदी में एक परछाई जाके गिर रही है और ये परछाई बहुत लंबी थी। ये परछाई ऐसी थी कि पीछे के पेड़ों से कोई बाहर आके खड़ा हो। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया और आंखें बंद करके घर की तरफ दौड़ने लगा। जैसे जैसे मैं भाग रहा था मुझे अपने पीछे से कदमों की आवाज आ रही थी और इन कदमों की आवाज सुन के ये साफ पता चल रहा था कि ये जो भी है बहुत ज्यादा भारी चीज है। मैं अपनी जिंदगी में इससे तेज कभी नहीं भागा हूँ और मैं भागते भागते अपने घर पहुंच जाता हूँ। जैसे ही मैं घर में घुस के अपने दरवाजे को बंद करता हूँ तभी मुझे एक बहुत भारी आवाज सुनाई देती है और ये कहती है, अपनी माँ से मत लड़ा करो, उसका कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने ये सुना। भले ही मैं डरा हुआ था, भाग रहा था और गिरते पड़ते अपने घर में घुसा, पर मुझे कोई शक नहीं है कि बाहर से उसने मुझे यही कहा। मैंने अपनी माँ से माफी मांगी और उन्हें पूरी बात बताई। माँ ने कहा
क्योंकि हम भी नवाजों के ही वंशधर हैं, तो शायद ये वेंडिगो तुम्हें बता रहा था और तुम्हें सही राह पे लाने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता नहीं वो क्या था, पर हाँ, मैं फिर कभी अपने माँ से नहीं लड़ा और मैं रात में आज भी जंगल में नहीं जाता हूँ। आइए सुनते हैं आज का आखिरी किस्सा। दोस्तों, अगर आप वेंडिगो के बारे में थोड़ा शोध करें तो आपको बहुत कुछ पता चल सकता है कि ये वेंडिगो कैसे बने, ये वेंडिगो कौन होते हैं और नवाजो सभ्यता में इनकी क्या भूमिका रहती थी। मैंने सोचा क्योंकि हम वेंडिगो के बारे में इतनी कहानियां पसंद करते हैं, तो क्यों ना हम जरा ये भी जान ले कि ये वेंडिगो कौन है और इनका जन्म कैसे हुआ। मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े जिसमें वेंडिगो या स्किन वॉकर के अस्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। उनमें से कुछ आर्टिकल मुझे ऐसे लगे कि उनमें कुछ बात है और शायद ये सच हो सकते हैं। तो वेंडिगो असली में नवाजो ट्राइब के मेडिसिन मैन और मेडिसिन वुमेन ही होते हैं, पर उन्होंने किसी गलत रास्ते को चुन लिया हो अपनी सारी शक्तियां प्राप्त करने के बाद। इन शक्तियों में एक शक्ति अपना रूप बदल लेने की भी है और बहुत सारी जादुई शक्तियां जो किसी आम मेडिसिन मैन के पास ना हो। दिक्कत ये हो गई जब इन लोगों ने इन शक्तियों का इस्तेमाल अपने ही लोगों पे किया, उन्हें बर्बाद करने के लिए। पहले तो ये अपने नवाजो लोगों की हमेशा मदद किया करते थे, मगर फिर ऐसा क्या हो गया कि इन्हें अच्छाई का रास्ता छोड़ के बुराई का रास्ता चुनना पड़ा। कई सारे दावे किए जाते हैं और उनमें से एक दावा यह भी है, जब अमेरिका पे यूरोप से लोगों ने हमला किया तब उन्होंने ही इन मेडिसिन मैन और मेडिसिन वुमेन को अलग अलग चीजों का लालच देके अपने तरफ कर लिया और उन्हें उनके ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया। कहते हैं ऐसा करने से बहुत से लोगों ने मरते हुए इन्हें श्राप दिया था और ये कहा था कि इनकी शक्तियां चली जाएंगी, ये हमेशा भटकते रहेंगे और हमेशा भूखे रहेंगे। लोग कहते हैं कि ये श्राप आज भी है वेंडिगो और स्किन वॉकर के ऊपर और वो हमेशा भूखे रहते हैं और भटकते रहते हैं, शायद इस तलाश में कि किसी तरह उन पे से ये श्राप हट जाए। मेरा नाम एशली है और ये कहानी 2008 की है। स्कूल का नया साल था और इस साल जैसे मैं नए साल को लेके बिल्कुल एक्साइटेड नहीं था। उसका कारण था एक लड़का जिसका नाम था ब्रायन। इस लड़के ब्रायन ने पिछले साल से ही मुझ पे धौंस जमाना शुरू कर दिया था। वो जब भी मुझे स्कूल में देखता तो आके मुझे मारता और मेरी बेइज्जती करता। ब्रायन हमारे स्कूल का बेसबॉल प्लेयर था और इसलिए स्कूल वाले भी उसकी इस हरकत को नजरअंदाज कर रहे थे। मुझे मेरे घर वालों ने कुछ सामान लाने के लिए भेजा। सोमवार से स्कूल चालू होने वाला था, तो मैं अपने पास के स्टोर में गया सामान लाने के लिए, जो कि मुझे अगले हफ्ते लंच के काम आएगा। अंधेरा हो चला था और मैं चलते हुए स्टोर पहुंचा। मुझे एक बात बहुत अजीब लगी और वो ये कि सड़कें और पार्क लगभग खाली दिख रहे थे, पर साधारण तौर से बच्चे इस वक्त खेलते हुए मिल जाते हैं। मैंने सोचा जरूर सब बच्चे तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि सोमवार से स्कूल का नया साल चालू होने वाला है। मैंने स्टोर से सामान लिया और वापस अपने घर जाने लगा। मेरे घर जाने के लिए यहाँ से दो रास्ते थे, एक सीधा रास्ता जो सड़क से होके जाता और दूसरा रास्ता जंगल का था। ये कोई बहुत घना जंगल नहीं था, मगर हाँ जंगल जरूर था और ये जंगल करीब 2 किलोमीटर आगे जाके एक घने जंगल में मिल जाता था। मैं हमेशा सीधी सड़क से जाता और इसका कारण था जंगल वाले रास्ते पे सांप, बिच्छू
ये सब मिलते थे और हमारे यहाँ के बदमाश लड़के भी इस जंगल में जाके शराब और सिगरेट भी पिया करते थे। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने सोचा कि आज मैं जंगल के रास्ते से जाता हूँ। मैं जंगल वाले रास्ते में आधा जा चुका था कि मुझे पीछे से कोई आहट आई। मैं रुक गया और पीछे देखा। मैंने देखा कि एक पेड़ के पीछे कुछ हलचल हो रही है। मैं घबरा गया और भागने लगा और तभी मुझे पीछे से किसी के भागने की आवाज आई। मैं करीब 10 कदम ही आगे भागा होगा कि मुझे पीछे से एक जोर का धक्का लगा और मैं नीचे गिर गया। मैंने डरते हुए पीछे देखा और पाया कि यहाँ ब्रायन है और उसने मुझे एक जोर का घूंसा मारा और मेरी नाक से तुरंत खून बहने लगा। उसने मुझे कॉलर पकड़ के जमीन से उठाया और घसीटकर जंगल में और अंदर ले गया। हम करीब 3 मिनट चल के जंगल में बहुत अंदर आ गए थे और ब्रायन ने मुझे एक पेड़ पर धक्का मारा और फिर मुझे एक जोर का थप्पड़ मारा। मैंने ब्रायन से कहा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने ये पूरा कहा ही था कि हमें एक आवाज सुनाई दी, जैसे एक जोर की दहाड़ थी। ये आवाज आते ही मैं और ब्रायन बिल्कुल चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। ब्रायन ने डरते हुए मुझे कहा, एशली चल निकलते हैं यहाँ से। हम दोनों तेजी से बाहर की तरफ चलने लगे। मैं जरा आगे था और ब्रायन मेरे पीछे, और तभी अचानक मुझे एक जोर की चीख सुनाई दी। ये चीख ब्रायन की थी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरी सांसें जैसे बिल्कुल रुक गई। मैंने देखा एक 9 फुट लंबा जानवर जो 2 पैरों पे था। इसका सर किसी हिरन जैसा था और इसके सींग भी थे। इसकी आंखें लाल और शरीर ऐसा था जैसे इस जानवर ने सालों से कुछ खाया न हो। इस जानवर ने ब्रायन को अपने मुंह से दबोच लिया था और ब्रायन मुझे देख के भागने के इशारे कर रहा था। मैं रुक गया और मैंने एक बड़ा पत्थर उठाया और उस जानवर को मारा। वो पत्थर लगते ही जानवर जरा सा पीछे हो गया और उसने ब्रायन को छोड़ दिया। ये मौका पाते ही ब्रायन ने अपने जेब से लाइटर निकाला और पास पे पड़े सूखे पत्तों पर मारा, जिससे वो पत्ते जल उठे। आग जलते ही वो जानवर एक जोर की दहाड़ मारता है और वहां से भाग जाता है। मैंने ब्रायन को अपनी तरफ खींचा और उसे सहारा देते हुए हम तेजी से उस जंगल से निकल आए और रोड पे पहुंच गए। हम किसी तरह पहले घर पहुंचे और वहां से एम्बुलेंस और अपने घर वालों को कॉल किया। तुरंत एम्बुलेंस आती है और ब्रायन और मुझे दोनों को हॉस्पिटल में ले जाया गया। मुझे कोई चोट नहीं आई थी, इस वजह से मुझे अगले दिन ही हॉस्पिटल से रिहा कर दिया गया। ब्रायन वहां 14 दिनों तक हॉस्पिटलाइज था और उसकी एक सर्जरी भी हुई। मुझे जब सबने पूछा तो मैंने ठीक उसी तरह बताया जो हमारे साथ हुआ था, पर मेरी बातों पर ना ही पुलिस ना ही मेरे परिवार ने भरोसा किया। ब्रायन हॉस्पिटल से जब अपने घर वापस आया तो मैं उससे मिलने गया और जब मैंने उसे बताया कि मेरी बात पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है तो उसने भी कहा कि उसके साथ भी कुछ इसी तरह ही हुआ है और पुलिस ने ये बात एक बेयर अटैक कह के केस को बंद कर दिया है। ब्रायन और मैं अच्छे से जानते थे कि उस रात जिसने हम पे हमला किया वो कोई बेयर नहीं था, मगर वो था क्या? बहरहाल जैसे जैसे समय बीतता गया मैं और ब्रायन
अब बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। साल 2015 था और हम एक दिन कुछ इंटरनेट पे देख रहे थे और तभी मुझे वेंडिगो की एक तस्वीर दिखाई दी। मैंने तुरंत ब्रायन से कहा कि वो आके देखे। जब हम दोनों ने करीब 2 घंटे लगातार वेंडिगो के बारे में पढ़ा और ढूंढा तो हमें यकीन हो गया कि उस रात हमारा सामना किसी बेयर से नहीं बल्कि एक वेंडिगो से। मेरा नाम कोडी है और ये घटना अक्टूबर के महीने की है, जब मौसम बहुत अच्छा रहता है। मैं और मेरे दोस्त निक और पैटी पहाड़ों पे वीकेंड ट्रिप के लिए गए थे। हमने ये ट्रिप कई महीनों से प्लान करके रखी थी और हमारा ये सोचना था कि हम हर मुश्किल का सामना कर लेंगे, क्योंकि हमने इतने महीनों से इस ट्रिप को प्लान किया है और आने वाले हर एक खतरे के लिए तैयार है। हमने सोचा था कि हाइकिंग करेंगे और रात को एक अच्छी जगह देख के वहां पे कैंप लगाएंगे। खाने के लिए हमने सोचा था छोटे मोटे जानवरों को ही पकड़ के खाएंगे। रात भर हम गाड़ी चला के अपने कैंपिंग ट्रिप की शुरुआती जगह पर पहुंचे। रात को लगभग 3 बजे। ये एक छोटा सा घर था जो कि एयरबीएनबी पे भाड़े पे मिलता था हम जैसे लोगों को जो कि पहाड़ों पे कैंपिंग के लिए आते हैं। बहरहाल हम सब 4 बजे सोने चले जाते हैं और सिर्फ 4 घंटे सो के 8 बजे उठ जाते हैं। मैं अपने कमरे से बाहर आके देखता हूँ निक और पैटी नाश्ता बना रहे हैं और नहाकर तैयार है। मैंने उनसे कहा, अरे इतने जल्दी उठ गए, क्या बात है? निक बोला, भाई तूने रात भर गाड़ी चलाई है और हम सो रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम नाश्ता बना ले और बाकी की तैयारी कर ले ताकि तू थोड़ी देर आराम कर सके। ये सुन के मैंने सोचा कितना खुशनसीब हूं मैं कि इतने अच्छे दोस्त मिले हैं मुझे। मैंने जल्दी से ब्रश किया और हम सब टेबल पे बैठ गए नाश्ते के लिए। नाश्ता करते हुए हमने पूरे दिन का प्लान बनाया और लगभग 9 बजे हम इस केबिन से निकल गए हाइक करने के लिए। हमारे कंधे पर सामान था और हम अब जंगल के अंदर जा रहे थे। धीरे धीरे हम बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे इन पहाड़ी जंगलों में। दोपहर में हमने एक नहर से कुछ मछलियों को पकड़ा और उन्हें पका के खाया। फिर करीब 2 घंटे आराम करके हमने फिर से हाइक शुरू कर दी। हम और 3 घंटे चले होंगे कि आसमान में चांद दिखना शुरू हो गए। हमने ये तय किया कि अब अगले 1 घंटे में अंधेरा होने वाला है और हमें कोई अच्छी जगह ढूंढ लेनी चाहिए जहां हम रात को कैंप लगा सके। हमें एक बहुत अच्छी जगह मिल गई जो जंगल के बीच में थी और थोड़ी खुली जगह भी थी। हमने तुरंत वहां पे अपना कैंप सेट कर लिया। कैंप सेटअप करते करते लगभग पूरा अंधेरा हो गया था और जब कैंप पूरी तरह सेट हो चुका था तो मैंने देखा कि निक ने बियर के आइस बॉक्स को खोला और तीनों के लिए एक एक कैन बियर निकाल के बोला, चलो दोस्तों एक एक बियर पियो, तब तक मैं कैंप फायर जला लेता हूँ। मैंने बियर ली और पैटी के साथ बैठ के हंसी मजाक करने लगा। बियर पीते पीते हमें बहुत समय हो चला था और अब हमारी बियर भी लगभग खत्म होने आई थी। तभी मैंने दोपहर की पकड़ी हुई मछलियों को निकाला और पकाना शुरू किया और दोनों से कहा, चलो अब खाना खा के सो जाते हैं क्योंकि कल की हाइक बहुत लंबी होने वाली है। निक ने बोला, रुको मैं टॉयलेट करके आता हूँ। ये कह के वो लड़खड़ाते हुए झाड़ियों में चला गया। पैटी ने फिर से
आइस बॉक्स से 2 बियर निकाली और बोला, एक एक और पी लेते हैं यार, फिर सो जाएंगे। और ये कहते हुए उसने मुझे बियर थमा दी। हम दोनों बात करते हुए अपनी बियर खत्म करते हैं और डिनर भी खाना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक मुझे ये ख्याल आया कि निक लगभग 20 मिनट से वापस ही नहीं आया है। और मैंने पैटी को कहा कि कहीं निक नशे में जंगल में खो तो नहीं गया है। हम दोनों का नशा पूरी तरह उतर जाता है और हम तुरंत कैंप से टॉर्च, लाठी और अपनी गन लेके उसे ढूंढने निकल जाते हैं। हम उसे आवाज देते हुए ढूंढ रहे थे और अब हमें लगभग 1 घंटा हो गया था उसे ढूंढते हुए। मैंने पैटी से कहा, पैटी, मुझे लगता है हमें अब वापस कैंप चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम भी खो गए तो फिर निक को ढूंढ पाना नामुमकिन हो जाएगा। हम अभी कैंप वापस जाते हैं और कल सुबह सर्च एंड रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करेंगे। हम दोनों फिर वापस कैंप के लिए चले जाते हैं। हम जैसे ही कैंप पहुंचते हैं तो हम पूरी तरह हैरान हो गए। पूरा कैंप तहस नहस हो चुका था। हमारी सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी और कैंप फायर भी अब बस 10 से लेकर 15 मिनट ही जल सकती थी। मैं और पैटी बहुत ज्यादा घबरा गए थे और हमने अपनी अपनी गन्स, टॉर्च, पानी सब कुछ उठा लिया और जंगल में आगे बढ़ते रहे। इसका कारण ये था कि ये जो भी जानवर था जिसने हमारे कैंप को उजाड़ा वो जरूर कोई बड़ा जानवर ही होगा और हम नहीं चाहते थे कि नशे की हालत में हमें किसी जंगली जानवर का सामना करना पड़े। हम चलते हुए 1 घंटा और हो गया और इस वक्त लगभग रात के 2 बज रहे थे। हमें पता था अगर हम 2 घंटे और चल लें तो सुबह हो जाएगी और फिर हम किसी तरह वापस जाके सर्च एंड रेस्क्यू टीम से संपर्क कर सकते हैं। मैंने अचानक देखा सामने पेड़ के पास कोई बैठा है। मैं दौड़ते हुए उसके पास गया क्योंकि मुझे यकीन था ये निक ही होगा। और मैं जब वहां पहुंचा और मुझे जो दिखा वो याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने देखा ये निक तो था मगर सिर्फ उसका शरीर था, सर जैसे किसी ने निकाल लिया हो। मुझे और पैटी को बहुत रोना आ रहा था मगर हम करते भी तो क्या। हम ये समझ चुके थे कि ये जो भी है कोई आम जंगली जानवर नहीं है और हम समझ चुके थे कि अगर हम ज्यादा देर निक के लाश के पास भी रहे तो हमारा अंजाम भी ऐसा ही हो सकता है। हमने अपने आंसू पोंछे और आगे की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी देर और चलने के बाद पैटी रुक गया और उसने कहा कि उसे कुछ आहट सुनाई दी है। मैंने पैटी का हाथ पकड़ा और सीधा चलने लगा क्योंकि मैं ये अच्छी तरह जानता था कि ना सिर्फ हमें निक से दूर जाना है बल्कि रोशनी होने तक हम रुक नहीं सकते, हमें चलते ही जाना है। हम कुछ 20 कदम ही आगे गए होंगे कि हमें एक दिल दहला देने वाली आवाज आई। ये जैसे किसी की दहाड़ने की आवाज थी। इतनी भयानक दहाड़ मैंने आज तक नहीं सुनी थी। और तभी हमें क्या हुआ पता नहीं, हम दोनों ने भागना शुरू कर दिया। हम दोनों तेजी से भागते जा रहे थे और तब तक भागते रहे जब तक हम पूरी तरह थक नहीं गए और हाफते हुए जमीन पर लेट जाते हैं। हम जमीन पर पड़े थे और मैंने अचानक पैटी की चीख सुनी। वो मुझसे करीब 10 कदम दूर जमीन पे पड़ा हुआ था। मैंने उसे देखा तो वो ऊपर पेड़ों की तरफ देख के कांप रहा था। मैंने जैसे ऊपर पेड़ों की तरफ देखा तो मैं समझ गया हमारे साथ ये क्या हो रहा है। मेरे पलक झपकते ही वो दानव पेड़ से छलांग मार के नीचे आता है और पैटी को उठा के वापस
पेड़ों में चला जाता है। करीब 30 सेकंड तक मुझे पैटी की चीख की आवाज सुनाई दी और उसके बाद बिल्कुल शांति छा जाती है। मैं इतना ज्यादा शॉक था कि मैं वहां से हिल तक नहीं पा रहा था। मेरी आंखों से सिर्फ आंसू निकले जा रहे थे और मैं सिसक सिसक के रो रहा था। तभी मुझे मेरे कंधे पर एक हाथ होने का एहसास हुआ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, ये सोच के कि अब किसी भी पल मैं मरने वाला हूँ। मगर मुझे एक आवाज आई, हे दोस्त, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? और यहाँ चीखने की आवाज क्या यहीं से आ रही थी? मैंने मुड़ के देखा, कुछ लोग खड़े थे और उन सब के हाथों में हथियार भी थे। मुझे किसी भी इंसान को देखकर इतनी खुशी आज तक नहीं हुई है जितनी उस दिन हुई थी। वो लोग मुझे अपने साथ अपने कैंप ले गए, जो कि एक मिलिट्री का कैंप था, और वहां पे मिलिट्री वाले वीकेंड में किसी तरह का अभ्यास कर रहे थे। मैंने उन्हें पूरी बात बताई कि किस तरह हम 3 लोग यहाँ पे आए थे और किसी जानवर ने हम पे हमला किया और निक और पैटी की मौत हो गई है। अगले दिन सुबह एक हेलीकॉप्टर आता है और डॉक्टर्स के साथ मुझे एयरलिफ्ट करके शहर ले जाया जाता है। पुलिस भी मेरा बयान लेती है और फिर करीब 1 महीने बाद पूरी तरह ठीक होने पे मैं अपना सामान लेने पुलिस स्टेशन पहुंचता हूँ। पुलिस वाले मुझे कहते हैं कि उन्हें जहां तक समझ आया, ये कोई बहुत बड़ा जानवर था जिसने ये हमला किया होगा, क्योंकि पैटी की बॉडी एक 20 फीट के पेड़ पे ऊपर पाई गई थी। मैंने हामी भरते हुए कहा, सर, रात का समय था, मुझे कुछ ठीक से दिखाई तो नहीं दिया, पर वो जो भी जानवर था बहुत बड़ा था। पर सच तो ये है, मैंने पहली नजर में ही देख लिया था कि वो कोई आम जानवर नहीं था। वो एक दानव था, एक शैतान था, एक ऐसा शैतान जिसकी भूख कभी नहीं मिट सकती। वो एक वेंडिगो था। मेरा नाम लुइस है और ये घटना मेरे साथ कुछ दिनों पहले ही हुई है। लॉकडाउन और कोविड के लंबे अंतराल के बाद हम जब काम पे वापस गए तो मेरे एक कलीग ने कहा, क्यों ना हम वीकेंड पे एक छोटा सा गेट टुगेदर रखें शहर के पास के नेशनल पार्क में। हमने ये सोचा कि हम शाम में जाएंगे, थोड़ा खाना पीना होगा और रात को सब अपने अपने घर वापस। तो शनिवार की रात हुई और मैं बताए हुए जगह पर पहुंच गया। यहाँ पर लगभग 16 लोग थे। हम ऑफिस के 7 कलीग और बाकी के उनके दोस्त और परिवार वाले थे। पहला 1 घंटा बहुत शानदार गुजरा और मैंने सबसे बात की और सबसे मेरा परिचय हुआ, सिवाय एक आदमी के। यह आदमी पता नहीं कौन था, पर बहुत ही ज्यादा शांत और किसी से कुछ बात नहीं कर रहा था। मैंने जब उस पर थोड़ा ध्यान देना शुरू किया तो उसकी सभी हरकतें मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। वो किसी से बात नहीं करता, वो सबको अजीब तरीके से घूरे जा रहा था। वो अपना सर गर्दन एक अजीब तरीके से मोड़ रहा था, जैसे कि उसे कोई दौरा आ रहा हो। मैंने उसे जब करीब 10 मिनटों तक ध्यान से देखा तो अब मुझे शक होने लगा कि ये है कौन और ये इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। मैंने धीरे धीरे अपने बाकी के 6 कलीग्स को पूछा कि क्या वो लोग इस आदमी को जानते हैं, तो सबने कहा नहीं, और उन्हें ये लग रहा था कि ये आदमी किसी और के साथ पार्टी में आया होगा। मुझे कुछ गड़बड़ लगी और मैंने सारे कलीग से कहा कि यहाँ से निकलना ठीक रहेगा, क्योंकि ये आदमी कौन है समझ नहीं आ रहा और ये कहीं कोई पागल ना हो, क्योंकि इसकी हरकतें तो बिल्कुल पागलों जैसी ही है। सब राजी हो गए और हमने अपना सामान धीरे धीरे
पैक करना शुरू कर दिया। हम सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठने लगे और जब सब लोग गाड़ी में बैठ गए तो मैंने देखा वो आदमी एक पेड़ के पास खड़ा होके सबको हाथ हिला के बाय कर रहा है। सबकी गाड़ी आगे चलने लगी और मेरी गाड़ी सबसे पीछे थी। गाड़ी स्टार्ट करके मैं बस जरा सा ही आगे गया था और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वह आदमी गायब हो गया था। किसी का इतने जल्दी अचानक गायब हो जाना बिल्कुल नामुमकिन था। बहरहाल मैंने सोचा कोई पागल होगा और अच्छा ही हुआ कि हम समय रहते वहां से निकल गए। हमारी सबकी गाड़ी चल रही थी उस जंगल के रास्ते पर कि अचानक मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी गाड़ी के पीछे एक जोर का धक्का लगा। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कुछ नहीं था। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी गाड़ी के पास से कुछ बहुत तेजी से निकला हो। ये जो भी था इतनी तेजी से निकला कि किसी आम जानवर का इतना तेज होना नामुमकिन था। हम जब थोड़ा और आगे बढ़े तो मुझे अपने बाएं तरफ के जंगलों में दूर से ही कुछ दिखाई दिया। ये जो भी था अपने पीछे के 2 पैरों पे खड़ा था। इसका सर किसी हिरन जैसा था और इसके सींग भी थे। हाथ पैर तो इसके इतने पतले थे जैसे कोई कंकाल हो। मैंने जैसे ही इसे देखा तो कुछ देर के लिए हमारी नजरें टकराई और इस जानवर ने मुझे हाथ हिला के बाय बाय किया और एकदम घूम के जंगलों में भाग गया। ये देख के मेरे हाथ पैर कांपने लगे। किसी तरह मैंने और 500 मीटर गाड़ी चलाई तो हम जंगल का रास्ता खत्म करके हाईवे पे आ गए। अब मेरी जान में जान आई। हमने थोड़ी देर और गाड़ी चलाई और अपने ही एक दूसरे कलीग के घर पे पहुंचे बाकी की पार्टी खत्म करने। मैंने ये बात सबको बताई पर मेरा यकीन किसी ने नहीं किया सिवाय एक कलीग के। वो एक नेटिव अमेरिकन है और उसने मेरी पूरी बात सुन के कहा कि आज हम बहुत किस्मत वाले हैं क्योंकि आज हम इस दानव के चंगुल से बच गए। क्योंकि मैंने जब उस जानवर का पूरा हुलिया बताया तो उसने मुझे कहा ये हो ना हो एक शेप शिफ्टर वेंडिगो ही होगा जो हमारी पार्टी में आया था। मैंने ये कहानी सबके साथ इसलिए शेयर की है कि कोई मुझे ये बता सके कि क्या मेरा सामना सच में किसी वेंडिगो से ही हुआ था। मेरे दादा दादी शहर से दूर एक छोटे टाउन के बड़े से जंगल के बीच में रहते थे। वहाँ उनका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है। मेरे दादा बहुत धार्मिक थे और मैं ये बता दूं कि हम नेटिव अमेरिकन नवाजो ट्राइब के वंशज हैं। हमारा घर उस टाउन से करीब 30 किलोमीटर दूर शहर में था और हम लोग हर वीकेंड उनके घर जाते थे 2 दिन रहने के लिए। इससे मेरे दादा दादी का भी दिल लग जाता और हमें भी शहर की भीड़ और भाग दौड़ से दूर प्रकृति के बीच में 2 दिन बिताने को मिलते। मुझे याद है मेरे दादा के पास एक छोटी सी गोल्फ कार्ट थी और मैं और मेरा बड़ा भाई जब भी जाते तो उस गोल्फ कार्ट के साथ खेलते और उसे चलाते थे। एक दिन हम लोग गोल्फ कार्ट चला रहे थे और मेरे दादा भी हमारे साथ थे। उस वक्त मैं करीब 10 साल का था और मेरा बड़ा भाई 14 साल का। मेरा बड़ा भाई ही गोल्फ कार्ट चला रहा था। बहरहाल हम आगे जा रहे थे बड़े गेट के पास क्योंकि रात हो गई थी और हमें फार्म का मेन गेट भी बंद करना था। मैं देखता हूँ कि पास के झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही है, ऐसे कि वहाँ पे कोई जानवर हो और वो हमारे साथ साथ दौड़ रहा है। करीब 10 सेकंड तक मुझे झाड़ियों में हलचल दिखी और फिर मुझे वो जानवर झाड़ियों से बाहर आते हुए दिखा। ये एक हिरन था और बहुत
दुबला पतला हिरन था, जैसे कोई कंकाल हो। सबसे अजीब बात यह थी कि इसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और चमक रही थी। मेरे दादा ने जैसे ही उसे देखा, उन्होंने तुरंत गाड़ी का कंट्रोल मेरे बड़े भाई के हाथ से अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने गाड़ी को तेजी से घुमाया और घर की तरफ वापस आ गए। मैंने ये सब देखा और बहुत हैरान हो गया, क्योंकि मेरे दादा को इतना ज्यादा डरा हुआ मैंने आज तक नहीं देखा था। मेरे दादा बहुत ही बहादुर इंसान थे, जिन्होंने आर्मी में अपना पूरा जीवन बिताया था। हम जैसे ही घर में आए, मेरे दादा हम दोनों को खींचते हुए अंदर ले गए और उन्होंने घर के हर दरवाजे, हर खिड़की को पूरी तरह बंद कर दिया और घर के सारे पर्दे भी लगा दिए। मेरे दादा की इस हरकत को देखकर माँ और मेरी दादी भी घबरा गई और हमें सबसे ऊपर के फ्लोर के कमरे में ले गई। मुझे समझ तो नहीं आया, मगर इतना मैं जरूर समझ गया था कि मेरी माँ और दादी समझ गई है कि क्या हो रहा है, बिना मेरे दादा के कुछ बताए हुए। रात और भी गहरी हो गई और हम खाना खाकर आखिरकार सोने चले गए। मैंने ये देखा कि मेरे दादा दादी और माँ सब बहुत ही ज्यादा सतर्क और घबराए हुए लग रहे थे। रात के लगभग 3 बज रहे होंगे कि मैंने एक जोर की गोली चलने की आवाज सुनी। जब हमने नीचे देखा तो हमें वहां पे आसपास के फार्म्स के कुछ लोग दिखाई दिए और उन सबके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थी। मेरी माँ ऊपर आती है और हमें सुला देती है। अगले दिन सुबह जब हम उठे तो देखा अभी भी सब लोग हमारे घर में ही है और नीचे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। हमने जब उन्हें बात करते हुए सुना तो हमें पता चला कि ये जानवर जिसने आसपास के इलाके में पिछले 2 साल से दहशत फैला रखी है, एक वेंडिगो है। और ये वैसे तो फार्म्स के जानवर जैसे गाय, बकरी या घोड़े का शिकार करता है, मगर पिछले 1 महीने में इसने 2 इंसानों को भी मार दिया है और ये बहुत ही चिंता का विषय बन चुका है। बहरहाल हम हमेशा की तरह वीकेंड्स पे दादा के फार्म पे जाते रहे और कुछ नहीं बदला। पिछले साल ही मेरे दादा ने हमें ये बात बताई कि यहाँ पे एक वेंडिगो का साया था, मगर ये कि जब उस वेंडिगो ने इंसानों का शिकार शुरू कर दिया तो सबने एक नवाजो शॉमैन को बुलाकर ये जगह बंधवा दी और पूरे इलाके को उस वेंडिगो से मुक्त करवा दिया। अब यहाँ पर तो उस वेंडिगो का आतंक नहीं है, मगर मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर वो यहाँ पे नहीं है तो कहीं ना कहीं तो जरूर अपना आतंक फैला रहा है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी वेंडिगो की ये नई कहानियाँ? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी थी। हमारे वेंडिगो के पिछले एक वीडियो में एक कहानी थी वेन की, जो कि अधूरी रह गई थी। उसका अगला भाग मैं वेंडिगो की अगली वीडियो में लाऊंगा और तब हमें ये सस्पेंस पता चलेगा कि वेन के साथ क्या हुआ। क्या उसे अपनी ज़मीन मिली या फिर उसे अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ा। तो चैनल को सपोर्ट करते रहिए और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगती है तो ज़रूर इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारा चैनल और भी ग्रो कर सके। अगर आप चाहते हैं आपकी किसी कहानी को मैं अपनी आवाज़ दूँ तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपनी कहानी ज़रूर भेजें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है कहानी वाला स्वप्न। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।